बेटा आज हम बेसिकली तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड को डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज यील्ड को जानने से पहले दो मजीद चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। और वो है बेटा आपके पास पहली चीज़, व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एंड सेकंड थिंग जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जानना एक्सपेरिमेंटल यील्ड के अलावा, दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, ये दो चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी बेटा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड बेटा एंड व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड हम किसे कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड हम किसे कहते हैं। पहले मैं इनकी डेफिनेशन बताऊं फिर समझाता हूँ। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट obtained by an experiment, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट obtained by an experiment। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड के अलावा बेटा अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट obtained by just theoretical relationship, by just theoretical relationship, या फिर थ्योरेटिकल रिलेशनशिप के अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा आपके पास कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से इफ दिस इज द केमिकल रिएक्टेंट ए, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा आपके पास, ये कन्वर्ट हो रहा है किस प्रोडक्ट के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि आपने कैल्शियम को क्लोरीन गैस के साथ मिलाया और एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तैयार हो गया। तो अब ये रिएक्शन तो बेटा आप लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो भाई हम कहते हैं कि जब भी आपके पास आप 40 ग्राम जो है वो आप अगर ले लें कैल्शियम, और अगर आपने क्लोरीन इस्तेमाल किया है Cl1735 वाला, ठीक है, तो आप जो है वो उसका अगर 70 ग्राम जो है वो क्लोरीन Cl2 1735 वाली अगर आप ले लें तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो 110 ग्राम जो है भाई वो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड तैयार होगा। बेटा देखिए मैंने यहाँ 35.5 वाला नहीं लिया, मैंने सिर्फ 35 वाला लिया। ठीक है, तो 70 ग्राम आपके पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। कितना तैयार होगा, 110 ग्राम। अगर आप मिक्सिंग करेंगे 40 ग्राम कैल्शियम की किसके साथ, अगर आप मिक्सिंग करेंगे बेटा आप 70 ग्राम क्लोरीन गैस के साथ अगर मिक्स करते हैं तो 110 ग्राम आपके पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है बेटा कि ये तो आपने कैसे बताया, डायरेक्टली जो है वो आपने कैलकुलेशन की बाय स्टोइशियोमेट्री अप्लाई किया, आपने आपने जस्ट थ्योरेटिकल रिलेशनशिप देखा कि भाई पूरा कैल्शियम पूरे क्लोरीन के साथ कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड में। तो 40 ग्राम कैल्शियम कंप्लीटली 70 ग्राम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 110 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। जबकि अगर हम इसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल करें तो एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर फॉर एग्जांपल आप 40 ग्राम कैल्शियम ले भी लें, ठीक है, और 70 ग्राम आप क्लोरीन गैस ले लें, लेकिन बेटा आपको 110 ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। आपका जो भी प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास आपको मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास मिलेगा, उसका जो भी आपके पास मास इन ग्राम होगा बेटा आपके पास, वो हमेशा आपके पास जो है वो लेस देन आएगा किसके लिहाज से, जो आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया था, एंड दैट वाज द 110 ग्राम। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मोल्स हमेशा आपके पास ज्यादा होते हैं बेटा, जबकि एक्सपेरिमेंटल मोल बेटा आपके पास कम होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ रिएक्शंस में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, कुछ रिएक्शन में आपके पास जो है वो कोई मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है,
कुछ रिएक्शन में आपके पास अपने फिजिकल एरर्स होते हैं, जो कि आप रिएक्शन के दौरान जब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे होते तो भाई थोड़ा सा सब्सटेंस आपने मास ज्यादा ले लिया है, थोड़ा सा सब्सटेंस आपने मास किसी का कम ले लिया, ठीक है, या प्रॉपर कंडीशन आपने प्रोवाइड नहीं की है, स्टार्ट में कंडीशन थी बाद में कंडीशन प्रोवाइड नहीं हुई, ठीक है, प्रेशर आपने चेंज कर दिया उस रिएक्शन का, या टेम्परेचर और कैटलिस्ट की जरूरत थी, आपने विदाउट कैटलिस्ट और टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया उसको और उस रिएक्शन को होने के लिए इंतजार किया। तो देयर आर अ लॉट ऑफ द कंडीशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एज कंपेयर टू द थियोरेटिकल सब्सटेंसेस। यानी कि आप जब थियोरेटिकल किसी एक प्रोसेस को करते हैं, किसी एक वे में आप थियोरेटिकल कुछ काम करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, जो आपको थियोरेटिकल नजर आता है आप डायरेक्टली वो बात बता देते हैं, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट उसी चीज को करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान वही रिएक्शन आप जब कराएंगे तो उतना मास आपका प्रोडक्ट का नहीं ऑब्टेन होगा जितना आपके पास प्रोडक्ट आपके पास का मास ऑब्टेन होगा एक्सपेरिमेंट के दौरान। देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस। तो व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंटल यील्ड, वो आपके पास मोल्स, बेटा देखिएगा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर बात लिखी है, जब जब एक्सपेरिमेंटल यील्ड की बात की जाएगी आपने मोल्स याद रखना है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर बेटा आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आ सकता है, और जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाएगी, मैंने यहाँ मोल क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा मोल्स से आपकी कैलकुलेशन करवाऊंगा। कोई और चीज अगर गिवन होगी तो पहले आपने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला याद रखवाने के लिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है बेटा उसमें मोल्स लिखे मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपका ये भी कहा जाता है कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एन एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, या फिर moles of the product obtained by an experiment that is called as experimental yield, या mass of product भी आपको कहा जाता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है, तो हम क्या करना है यहाँ पर बेटा, हम लोगों ने सिर्फ मोल्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको मिलेगा, वो कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल यील्ड किसी भी एक प्रोडक्ट की। जबकि थ्योरेटिकल वे में जो आप काम करेंगे, तो थ्योरेटिकल वे में आपको जो भी प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड हम किसे कहते हैं, परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले से बेटा बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है परसेंटेज यील्ड को, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइड बाय theoretical yield is to percentage. what is the percentage yield, बेटा परसेंटेज yield आपके पास एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल yield के दरमियान में जो आपके पास रेशियो के लिहाज से प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आता है उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में करके आपके पास बता दे, तो वो है आपके पास परसेंटेज यील्ड। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल यील्ड के दरमियान जो आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस है। यानी कि आपके पास एक सब्सटेंस जिसको आपने थियोरेटिकल कैलकुलेट किया, कोई आपको उसका मास मिला या कोई भी आपको चीज ऑब्टेन हुई, आपने उसी चीज को थियोरेटिकल परफॉर्म कराया, वो ज्यादा आपको मिलेगा। तो इन दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस आया आपके पास, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट आपने थियोरेटिकल लिखा और उसे जब एक्सपेरिमेंटल आपने परफॉर्म किया, तो थियोरेटिकल आपके पास कुछ और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थे और एक्सपेरिमेंटल आपके पास कुछ और मोड्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास आए, तो इसके दरमियान कितना डिफरेंस है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में, आपके पास जो वैल्यूज हैं उनमें कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके पास बेटा करके बताना क्या कहलाता है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जस्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मैंने क्या बताया बेटा, परसेंटेज यील्ड आपके पास सिर्फ ये बताता है कि आपके पास कितना जो है वो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड के दरमियान में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड से डायरेक्टली तौर पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, परसेंटेज यील्ड से डायरेक्टली तौर पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपके पास कितने परसेंटेज में जो है वो रिएक्शन प्रोडक्ट में यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कहा मैंने बेटा, परसेंटेज यील्ड से हमें ये पता लगता है कि भाई कितना परसेंट रिएक्टेंट आपके पास डायरेक्टली तौर पे कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। और जैसे फॉर एग्जांपल मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो असल तो फॉर्मूला किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, लेकिन आप मास भी इससे निकाल सकते हैं। कैसे, जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मास भी निकल आता है। तो इसी तरह से अभी मैंने क्या कहा कि परसेंटेज डायरेक्टली तौर पर क्या बताता है, डायरेक्टली तौर पर ये बताता है कि भाई कितने परसेंट में आपके पास जो है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। आया 50% रिएक्टेंट सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, 30% रिएक्टेंट सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, या 70% रिएक्टेंट सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये क्या बताता है, परसेंटेज यील्ड बताता है। लेकिन अल्टीमेटली हम और क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड की वैल्यू पहले हम निकालेंगे और उसको निकालने के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे
कि भाई आपके पास कितने परसेंट में रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ये वाली बात। अच्छा अब चलते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, देन फिर हम न्यूमेरिकल इसके करते हैं, इसके जो प्रैक्टिस इक्वेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा बेटा, आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, रिएक्टेंट बी के साथ आपके पास यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट ए बी के अंदर ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट आपके पास जो है वो हो जा रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट है बी, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट आपके पास ए बी के अंदर। मैंने क्वेश्चन में आपको ये कहा कि भाई आपके पास एक मोल जो है वो रिएक्टेंट है, और एक मोल आपके पास जो है वो रिएक्टेंट बी है, यानी पहले था रिएक्टेंट ए 1 मोल, रिएक्टेंट बी आपके पास है 1 मोल, और इसका प्रोडक्ट बताइए पहले तो कितना कैलकुलेट होगा। तो स्टीशियोमेट्री आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते थे, आप कहते थे भाई इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया बेटा, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट। स्टीशियोमेट्रिक आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है आपके पास, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कह लें, कांस्टेंट कह लें, बात एक ही है। तो यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय 1 आंसर विल बी 1। यहाँ पर 1 मोल है, उसका डिवाइड करेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो कि बी के लिए भी कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 को, आंसर विल बी 1। तो दोनों में से आप किसी से भी डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहेंगे भाई 1 मोल ऑफ ए से कितने मोल बन रहा है, 1 मोल ऑफ बी, तो दिया हुआ भी कितना है आपके पास, 1 मोल ही दिया हुआ, तो 1 मोल ए से, सही है, आपके पास क्या बनता है, 1 मोल ए बी आपके पास तैयार होता है। तो गिवन यहाँ पर अभी कितना है, ए के कितने मोल गिवन है, 1 मोल ही गिवन है, तो इट मींस के ए बी के कितने मोल तैयार होंगे, 1 मोल। अब ये देखिए बेटा, इतने देर में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के दौरान प्रोडक्ट के मोल्स हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। किसके दौरान हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये प्रोडक्ट के मोल्स हम लोगों ने कैलकुलेशन के दौरान किया, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ कैलकुलेशन जो भी आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आता है बेटा, वो क्या कहलाता है आपके पास, वो कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आपके पास जो है वो उसमें आपने 1 मोल अभी रखनी है, ठीक है। अब जो है बेटा मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेरिमेंटली, ये कभी भी आपके पास जब वो निकाल के जो है वो आपने नहीं करना होगा, ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, हमेशा क्वेश्चन में मौजूद होगा। क्वेश्चन ये था कि भाई 1 मोल ऑफ ए है आपके पास, 1 मोल ऑफ बी में आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी कि आपके पास देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू आर गिवन 1 मोल्स ऑफ ए एंड बी दैट reacts and form only 0.5 moles of AB. What is the percentage yield for a chemical reaction? आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं बेटा, एक सब्सटेंस है बेटा आपके पास ए, और दूसरा सब्सटेंस है बेटा आपके पास बी, जो कि किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ए के बेटा आपके पास कितने मोल्स हैं, 1 मोल है आपके पास ए का, 1 मोल है आपके पास बी का। आपको कहा यह जा रहा है कि भाई आपके पास मोल कितने बन रहे हैं, 0.5 मोल आपके पास जो है वो ए बी तैयार हो रहा है। बेटा हमेशा पहले तो ये बात याद रखें कि क्वेश्चन में प्रोडक्ट का जो भी मोल आपके पास दिया जाएगा, अगर आपके पास 2 मोल दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में आपको कहा जा रहा है कि भाई आपके पास 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, यानी कि इस क्वेश्चन में तो अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट के कितने मोल्स नजर आ रहे हैं, 0.5 मोल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका 2 मोल्स की वैल्यू गिवन हो, 2 मोल्स की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे ये कहता है यू आर गिवन अ 1 मोल ऑफ ए एंड बी दैट रिएक्ट्स and form only 0.5 moles of AB is an experiment, and 1 mole of AB that is formed by the stoichiometric calculation or by the theoretical relationships। तो 2 मोल्स गिवन दिए गए, लेकिन दोनों मोल्स में आप फर्क कर पा रहे हैं कि भाई एक मोल जो है एक्सपेरिमेंटल है, दूसरा मोल जो है थ्योरेटिकल है। अभी क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल दिया गया है, तो जब भी क्वेश्चन में एक ही मोल दिया जाएगा तो बेटा आपने याद रखना है कि ये मोल सिर्फ और सिर्फ
आपके पास एक्सपेरिमेंटल होगा, कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होगा। कहीं पर लिख लीजिए बेटा, अगर आपके पास कॉपी मौजूद है तो आप लिख लें उसमें कि जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक मोल दिया जाएगा, सिर्फ एक मोल की वैल्यू गिवन होगी, तो वो हमेशा 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 एक्सपेरिमेंटल मोल होगा, वो थ्योरेटिकल मोल नहीं होगा। रिलेशनशिप को देखते हुए हम पहले थ्योरेटिकल मोल्स निकालेंगे। दोबारा सुन लें, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक मोल की वैल्यू प्रोडक्ट की गिवन होगी, तो वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी प्रोडक्ट की, वो थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होगी। थ्योरेटिकल वैल्यू हम खुद से निकालेंगे, स्टीशियोमेट्री अप्लाई करेंगे और हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में बेटा आपके पास दिया हुआ है कि भाई एक मोल है ए, एक मोल है बी आपके पास, और प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ ए बी। तो ये जो ईल्ड है बेटा आपके पास, ये जो आपके पास मोल्स की वैल्यू है, ये आपके पास है बेटा एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल आपने निकालना है। तो थ्योरेटिकल अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि एक मोल जब एक मोल बी से रिएक्ट करेगा तो एक मोल आपके पास जब वो ए बी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास 1 मोल ए बी जब आपके पास फॉर्म हो रहा है। अब अगर गौर कीजिएगा तो बेटा ये जो आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। दोनों में आपके पास डिफरेंस मौजूद है। तो अब एक बात आपने हमेशा याद रखना है कि भाई थ्योरेटिकल ईल्ड जो भी आपके पास होती है बेटा, एक्सपेरिमेंटल ईल्ड से दुनिया में हमेशा 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 आपके पास क्या होगी बेटा, ग्रेटर होगी। कभी भी अगर एमसीक्यू इस तरह से पूछ लिया जाए उसमें वैल्यूज गिवन हो आपके पास, तो हमेशा आपने याद रखना बेटा थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल मोल्स या थ्योरेटिकल मास या थ्योरेटिकल वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा, जबकि एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल मास या एक्सपेरिमेंटल मोल या फिर एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम हमेशा कम होगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सब्सटेंस आपके पास कम कैलकुलेट होता है। एक सब्सटेंस के फॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंटल डिस्कस करना, थ्योरेटिकल डिस्कस करना बड़ा डिफरेंस है। तो आप परसेंटेज यील्ड का कैसे बेटा इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बेटा आपके पास ऑब्टेन हो रहा है, बेटा आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान। फॉर्मूला यही था, एक्सपेरिमेंटल यील्ड को हम ऊपर रखते थे, नीचे थ्योरेटिकल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड कितना बनना है बेटा आपके पास 1 मोल, और मल्टीप्लाई कर देना किससे बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज यील्ड का, थ्योरेटिकल यील्ड को सॉरी एक्सपेरिमेंटल यील्ड को हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। क्या कहा मैंने बेटा, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल यील्ड को डिवाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मोल को डिवाइड करते हैं किससे बेटा, थ्योरेटिकल मोल या थ्योरेटिकल यील्ड से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 0.5 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आएगा इसका बेटा, आंसर आएगा 0.5 आएगा। जिसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 50%। ठीक है, कैसे देखिएगा, 0.5 को जब मल्टीप्लाई करना है बेटा 100 से, तो इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि जब भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू और उसके साथ साथ जो है बेटा आपका जीरो जीरोस वाली वैल्यू गिवन हो, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू अभी यहाँ पर है 0.5 और जीरो जीरो वाली वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक बार पॉइंट आगे ले जाएंगे, एक और जीरो कैंसिल करेंगे, एक और बार पॉइंट आगे ले जाएंगे, तो एक और बार पॉइंट आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा देना, जीरो, तो ये हो गया 50। दोबारा सुन ले, जब भी पॉइंट वाली वैल्यू गिवन होगी तो आपके पास एक जीरो आपने कैंसिल करना है, एक पॉइंट आपने आगे ले जाना है। ठीक है, अगेन आपके पास एक और एक जीरो कैंसिल करना है, एक और एक पॉइंट आपने आगे ले जाना है। तो अब यहाँ पे बचा 1, अब कोई मसला नहीं है, तो अब आप कितने बार पॉइंट आगे लेगा, एक और एक 2 बार। तो अब यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ रुक जाते तो हम लिखते 5, अगर अभी हम यहाँ रुके तो हमने लिख दिया 50। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता 1000 से, तो एक और एक जीरो कैंसिल करते हैं, हम एक और एक दफा आगे ले जाते हैं, और यहाँ क्या हो जाता है आपके पास एक और एक जीरो, तो ये हो जाता है 500। और दूसरा तरीकेकार तो सिंपल, कौन सा तरीकेकार है, दूसरा तरीकेकार है भाई आपके पास जो है वो आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 0.5 हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एक्सपोनेंट -1, और ये हो जाएगा आपके पास 1 एक्सपोनेंट प्लस का 2। तो बेस सेम पावर एट 5 1 दा 5 हो गया आपके पास, और एक्सपोनेंट है -1, और उसके साथ है बेटा एक्सपोनेंट +2, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 एक्सपोनेंट -1 प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट 1 आपके पास, और 5 एक्सपोनेंट 1 को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में जाकर के आपने सॉल्यूशन किया, जबकि कभी जो मैंने आपको बताया उसमें आपने 10 सेकंड का भी शायद टाइम नहीं लगाया और आपके पास वो क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व हो गया। तो अभी फिलहाल बेटा आपके पास यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है बेटा, वो आपके पास निकल के आ रही है 50%। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड कितनी है आपके पास बेटा, 50%। अब इस क्वेश्चन को एक तो डायरेक्टली आपके पास जो है बेटा वो इसकी स्टेटमेंट वाइज आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है। ये परसेंटेज यील्ड कितनी है, 50%, 25%, तो ऑप्शन में आपके पास होगा 25%, 50%, 75% या 100%। तो इसका आंसर क्या होगा 50%। लेकिन इसके अलावा आपके पास बेटा क्या पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा, अभी आप जो है 50% से क्या अंदाजा लगा रहे हैं, 50% से अंदाजा ये लग रहा है कि भाई ए जब रिएक्ट हो रहा है बी के साथ और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी के अंदर, तो ये रिएक्शन आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो 50% हो रहा है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें। ठीक है,
सर 1 मोल रिएक्टेंट का हमेशा एक्सपेरिमेंटल ईल्ड होगा या प्रोडक्ट का? 1 मोल रिएक्टेंट का हमेशा एक्सपेरिमेंट, क्या पूछ रही बेटा फातिमा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप माइक ओपन करके पूछ सकती बेटा। सर अभी आपने कहा ना कि जब क्वेश्चन में 1 मोल आवाज गिवन नहीं आ होता रही है बेटा तो आपकी। सर अभी आपने कहा था कि जब क्वेश्चन में 1 मोल वैल्यू गिवन होती है तो हमेशा आवाज एक्सपेरिमेंटल। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपने कहा था जब क्वेश्चन में 1 मोल वैल्यू गिवन होती है तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मोल होते हैं, मोल होता है फिर यील्ड होती है। तो वो आपने जो 1 मोल बताया था वो प्रोडक्ट का बताया था फिर रिएक्टेंट का बताया था? बेटा 1 मोल आपके पास जो है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको कहा बेटा, ये क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 1 मोल जो है वो रिएक्टेंट आपके पास गिवन है, जिससे आपने क्या किया था, ए बी को कैलकुलेट किया था। तो ए बी कितना कैलकुलेट हुआ था, वो भी 1 मोल ही कैलकुलेट हुआ था। यहाँ पर आपको 2 मोल रिएक्टेंट दे सकते हैं, 3 मोल भी दे सकते हैं, रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आपको और क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ बेटा आपको किस परसेंटेज यील्ड 50% से आपने क्या गेट किया, आपने ये गेट किया कि भाई रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50% हो रहा है। 50% होने का मकसद आपके पास जो है बेटा 50% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास 50% प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इससे ज्यादा रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट के अंदर। दूसरी बात ये कि ये रिएक्शन जो है भाई वो 50% पॉसिबल है, इससे ज्यादा आपके पास ये रिएक्शन और पॉसिबल नहीं है, इसमें और मजीद रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट नहीं हो सकता प्रोडक्ट के अंदर। तीसरी बात, जो भी आपके मोल्स प्रोडक्ट के हैं, ठीक है, और जो भी मोल्स आपके पास जो है वो प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंटल हैं और जो भी मोल्स आपके पास थ्योरेटिकल हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस कितना है, 50% का। 50% का डिफरेंस है। इसका मकसद जितना भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल ईल्ड आपने कैलकुलेट किया होगा उसका आधा आपको क्या मिलेगा, सॉरी, जो जितना भी आपने थ्योरेटिकल ईल्ड कैलकुलेट किया उसका आधा आपको क्या मिलेगा बेटा, एक्सपेरिमेंटल आपके पास जो है वो आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं बेटा, ये इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ रिएक्शंस को कराने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये रिएक्शन जो है वो 50% होगा या 30% होगा, तो बकिया रिएक्टेंट तो हमारा दाया हो जाएगा। तो फिर प्रॉपर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर कंडीशन यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और फर्दर चीजें हम अप्लाई करेंगे। तो 50% से ज्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट किस पे कन्वर्ट होगा, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। तो पहले हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन के थोड़े से उसके सब्सटेंस की मदद से, पहले हम निकालते हैं उसकी परसेंटेज यील्ड, और फिर हम गेट करते हैं कि भाई अब हम इस रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स अप्लाई करें कि आपके पास जो है वो और मजीद जो है वो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट के जो अमाउंट है वो आपके पास बढ़ना शुरू हो। तो ये आपके पास जो है परसेंटेज यील्ड की आपके पास जो है वो हेल्पफुल चीजें हैं कि भाई परसेंटेज यील्ड से हमें क्या क्या मदद मिल रही होती है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे परसेंटेज यील्ड के हवाले से। देखिएगा बेटा, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि 8 moles of reactant A and 20 moles of reactant B form 3 moles of A2B3, कैलकुलेट द परसेंटेज। और रिएक्शन इस क्वेश्चन के लिए बेटा A प्लस बी इज इक्वल्स टू A2B3। क्वेश्चन ये है कि 8 मोल आपके पास जो है वो रिएक्टेंट A है और आपके पास 20 मोल जो है वो रिएक्टेंट बी है, आपके पास 3 मोल प्रोडक्ट जो है वो A2B3 का बन रहा है। कैलकुलेट आपको करनी परसेंटेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो भी मोल प्रोडक्ट का आपके पास गिवन दिया जाएगा क्वेश्चन में, अगर एक ही मोल प्रोडक्ट का लिखा होगा तो वो हमेशा हमेशा आपके पास एक्सपेरिमेंटल ईल्ड लिखी गई होगी प्रोडक्ट की, या फिर एक्सपेरिमेंटल मोल लिखा गया होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। और अगर दो वैल्यूज गिवन दी गई हैं प्रोडक्ट की आपके पास क्वेश्चन में, तो जो ज्यादा है वो थ्योरेटिकल होगा आपके पास और जो कम होगा बेटा आपके पास वो होगा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोडक्ट के मोल्स या प्रोडक्ट का मास आपको कम मिलता है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आपके पास है कि भाई आपको 8 मोल जो है वो ए दिया गया है, आपके पास जो है वो 20 मोल्स आपके पास बी दिया गया है, और जो प्रोडक्ट है बेटा आपके पास वो आपका सिर्फ बन रहा है
कितना फॉर्म हो रहा है, 3 मोल आपके पास फॉर्म हो रहा है। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट के मोल्स गिवन दिए जाते हैं बेटा, ये आपके पास क्या होते हैं, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो बेटा वो अगर एक ही बार सिर्फ एक ही मोल आपको दिया गया तो ये होगा आपका थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल नहीं होगा सर ये होगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको दे दी गई है, एक्सपेरिमेंटल मोल्स प्रोडक्ट के दे दिए गए, लेकिन क्या थ्योरेटिकल मोल्स आपको गिवन दिए गए, थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास गिवन दी गई है क्या प्रोडक्ट की? थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास गिवन नहीं दी गई, आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। पहले तो इक्वेशन को हमने करना है बैलेंस, क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन में देखिए तो आपका ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और क्या बना रहा है A2B3। पहले आपको करना होगा यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ए और आपको यहाँ पे करना होगा 3 मोल्स ऑफ बी। तो 2 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म द A2B3, ठीक है। ए के आपके पास कितने मोल्स दिए गए? 8 मोल्स दिए गए। बी के आपके पास कितने मोल्स दिए गए? 20 मोल्स आपके पास दिए गए, ठीक है। 8 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद 20 मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म A2B3। तो भाई पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, आप पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें बेटा, आप यहाँ पर चाहते हैं थ्योरेटिकल कितने मोल्स बनेंगे A2B3 का, ये फाइंड आउट करना। तो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप स्टीशियोमेट्री अप्लाई करेंगे। स्टीशियोमेट्री में पहले आप फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मोल्स आपके पास क्या है, ए का 8 मोल, इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 4 द 8। इसी तरह से ये है आपके पास बेटा बी का 20 मोल, डिवाइड से हम करेंगे 3 से, तो 3 5 15, 3 6 18, 6.66 आपके पास जो इसका आंसर होगा। तो आप लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा, एक शॉर्टकट है सिंपल सा। आपके पास आपने गिवन मोल को डिवाइड करना है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो एक का आंसर आया 4 और एक का आंसर आया 6.66। तो जिसका आंसर स्मॉल होता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो हम ए से रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ए का रिलेशनशिप कैसे बनेगा कि भाई 2 मोल ए है आपके पास और क्या बनना है बेटा, आपके पास 1 मोल A2B3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है? 1 मोल A2B3 फॉर्म हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 8 मोल से पता लगाना है कि भाई 8 मोल जो ए का है उससे कितना मोल आपका A2B3 का बनेगा। तो आप लिखेंगे कि 2 से कितना बन रहा है 1 मोल, तो 8 से कितना बनेगा आपके पास। ये नॉर्मल जो आप लोग बेटा देसी मेथड अप्लाई करते हैं वो इस तरह से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 द 8। तो आप कहेंगे कि भाई 8 मोल जो ए है आपके पास उससे क्या बन रहा है, आपके पास 4 मोल जो है वो आपके पास बन रहा है A2B3। लेकिन जो मैंने आपको तरीकेकार सिखाया था मोल टू मोल एनालिसिस का, उसमें आपने क्या करना है, आपको करना ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को डिवाइड करना था उसके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इक्वलाइज करना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 से और डिवाइड करना था उसके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 या प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए के कितने मोल्स है बेटा आपके पास, एक आपके पास था 8 मोल, उसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, वो था 2। और A2B3 के आपको क्या करना है बेटा, मोल्स कैलकुलेट करने हैं A2B3 के, और उसको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 है आपके पास, ठीक है। तो 1 वहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो 8 1 8, तो ये हो जाएगा सिंपल 2 4 था 8 आपके पास। तो जो चीज आपने 3 स्टेप में की वो आप सिंपल एक ही स्टेप में आप कर सकते थे। तो आपके पास कितने मोल का आंसर आ गया बेटा, 4 मोल आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। पहले भी 4 मोल आ रहा था, अभी भी 4 मोल आ रहा है। तो मैंने ये दोनों तरीके कार से आपको कैसे करना है प्रोडक्ट के मोल्स, थ्योरेटिकल मोल्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं वो करना बता दिया। ये तरीके कार बेटा हमने एप्टीट्यूड में आपको सिखाया है। दिस इज द शॉर्टकट बेसिक्स एक्चुअली, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है और ये आपका इंटर मेथड है जो इंटर में एफएससी में आप लोग जो सीखते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकेकार सही है, दोनों तरीकेकार से आपके पास आंसर आता है, लेकिन ये है कि मोल टू मोल एनालिसिस से शॉर्टकट से आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो कितने मोल्स आपके पास बेटा प्रोडक्ट का ऑब्टेन हो रहे हैं, 4 मोल जो बेटा आपके पास प्रोडक्ट का मोल जब आपको ऑब्टेन हो गया है, कौन सा, थ्योरेटिकल। और एक्सपेरिमेंटल आपके पास कितना दिया गया था, एक्सपेरिमेंटल आपके पास दिया गया था 3 मोल। तो आपने करना क्या होता है बेटा, आपने करना ये होता है कि आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या है बेटा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है आपके पास 3। आप डिवाइड करेंगे किससे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपने लिखा, डिवाइड करेंगे आप थ्योरेटिकल यील्ड से। तो थ्योरेटिकल अभी आपने कितने कैलकुलेट कर दी बेटा कि A2B3 कितना फॉर्म होगा, A2B3 4 मोल फॉर्म होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको किससे, 100 से, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीकेकार ये था कि आप जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करेंगे एक्सपेरिमेंटल यील्ड से, एक्सपेरिमेंटल मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये बेटा आपके पास हो गया 2 2 4, ये हो जाएगा 2 5 10 2 0 0। इसी तरह से 2 2 ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4 2 5 10 आपके पास, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो बेटा आपके पास ये इसका आंसर होगा 75%, ठीक है। कितना हो गया 75%। इट मीन्स के 75% जो आपके पास परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आई है उससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है, उससे आपको अंदाजा ये लग रहा है कि भाई रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो सिर्फ और सिर्फ 75% रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए 75% जो है वो परसेंटेज यील्ड आपके पास ऑब्टेन हो रही है।
और क्या चीज आपको पता लग रही है बेटा, 25% जो बेटा आपके पास रिएक्टेंट है ये आपके पास है लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये आपके पास जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये आपके पास जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तभी आपके पास प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अच्छा एक और एक चीज जो बेटा आपको पता लगनी चाहिए कि एफिशिएंसी, परसेंटेज यील्ड से बेटा हम एफिशिएंसी बताते हैं, ठीक है। अगर 75% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है, यानी परसेंटेज यील्ड का मेन मकसद क्या होता है, एफिशिएंसी बताना। अगर किसी रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आई है 50%, तो आप कहेंगे रिएक्शन इज 50% एफिशिएंट, मतलब रिएक्टेंट से 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है 50% प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा अगर किसी रिएक्शन में आपके पास जो है वो 80% जो है वो परसेंटेज यील्ड आई है, तो आप कहेंगे रिएक्शन इज 80% एफिशिएंट, मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उसमें से 80% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर बेटा आपके पास यहाँ पर आंसर होता 40%, ठीक है, परसेंटेज यील्ड का आंसर आता 40%, तो आप ये कहते हैं कि भाई 40% रिएक्टेंट सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास प्रोडक्ट के अंदर, इससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो रिएक्शन जो है वो 40% जो है वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर होता कि भाई आपको कहा यह जाता है कि भाई 95%, ठीक है, कितना है 95% आपके पास जो है वो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है, इससे आपको क्या पता लगता है, रिएक्शन इज 95% एफिशिएंट, मतलब 95% रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, सिर्फ 5% रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट में। अब आपके पास इसमें और मजीद क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको परसेंटेज यील्ड की वैल्यू जो है वो दी गई है, ठीक है, दी जाएगी ऑप्शन, क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि भाई आपके पास 4 केमिकल रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो है उसकी परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है जैसे यहीं पर लिखी हुई है, अगर हम देख लें एक आपका यू आर गिवन अ 4 डिफरेंट रिएक्शंस in which first reaction has percentage yield value 50%, second reaction has percentage yield value 80%, third reaction has percentage yield value 40%, and the fourth reaction has percentage yield value 95%. Which reaction is more and more efficient? कौन सा रिएक्शन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा इनमें? तो आपने अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी का ताल्लुक रिएक्शन कितना अच्छे तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म कर रहे हैं, ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये परसेंटेज यील्ड की वैल्यू एक्सप्लेन करती है। प्रॉपर कंडीशन हमने लगाई, सब कुछ हमने किया, तो एक रिएक्शन 95% एफिशिएंट हो गया, तो सबसे ज्यादा आपके पास एफिशिएंसी 95%, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन या दुनिया में किसी भी प्रोसेस की 100%, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर 100 के करीब करीब है, जैसे 99 100 के करीब करीब है, तो इट मींस के रिएक्शन या कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर आपके पास हो रही है, तकरीबन हो रही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा जो है वो नहीं कन्वर्ट हो रहा। तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था अभी, उसमें 4 आपके पास केमिकल रिएक्शन थे, एक रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड की वैल्यू थी 50, दूसरे के लिए थी 80, तीसरे के लिए थी 40, चौथे के लिए 95% आपको परसेंटेज यील्ड की वैल्यू दी गई थी। कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब सबसे अच्छा कौन सा केमिकल रिएक्शन, मतलब वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें तकरीबन तकरीबन आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो सबसे अच्छा केमिकल रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज ओवर हियर इज 95% वाला, कि भाई जिसका आपका 95% जो है वो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू जिसकी दी गई है वो रिएक्शन सबसे अच्छा है। वो आपके पास क्या होगा कि सबसे ज्यादा आपके पास जो प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करके आपको देगा एक्सपेरिमेंट के दौरान, और उसमें आपने प्रॉपर कंडीशन वगैरह सब अप्लाई की हुई है। तो आई होप कि बेटा मैं आपको तमाम एस्पेक्ट समझा पाया हूँ परसेंटेज यील्ड के, और इसमें आप लोगों को अभी तक कोई जो है वो परेशानी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा